10 कदमदार ट्रेड में आप सभी का फिर से स्वागत है और इंडिसेस को एक बार देखते हैं, फिर चलते हैं इस बड़ी चर्चा की तरफ। निफ्टी करीब 21,451, निफ्टी बैंक लगभग 47,907। बहुत दिनों बाद ऊंट पहाड़ के नीचे है, इंडेक्स दायरे में है, लेकिन दायरा अभी भी याद रखिएगा ऑल टाइम हाई पर है। और इस ऑल टाइम हाई पर इस वक्त म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री क्या कर रही है, साथ ही साथ जो बड़ा पैसा है वो कैसे चेस कर रहा है, क्या सोच रखता है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री मिहिर वोरा मौजूद है इस वक्त। मिहिर जी नमस्कार। एक बड़े अंतराल के बाद आपसे बातचीत हो रही है, लेकिन इस अंतराल में इतना बड़ा अंतर आ गया कि पूछिए मत। डीआईएस का बहुत स्ट्रॉन्ग पैसा रहा और स्पेशली जिस तरीके से पिछले लगभग एक महीने में एफआईज ने चेस किया इंडियन मार्केट्स को, इस ट्रजेक्ट्री में इन सूरत हाल के साथ और अर्निंग विजिबिलिटी को देखते हुए ये प्राइसेस आपको थोड़े से अच्छे लग रहे हैं या फिर यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज़्यादा है? रिस्क रिवॉर्ड रेशो के लिहाज से रेंज कैसी लग रही है आपको? नमस्ते वीरेन जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर चैनल। ठीक है, जिस तरह से मार्केट स्पीड से ऊपर गया है वो स्पीड कंफर्टेबल नहीं है। डायरेक्शन तो चलो ठीक है, क्योंकि एक मैं कहूंगा ग्लोबल माहौल जो बन रहा है और लोकल जो ग्रोथ एनीवे चल रही थी उसकी वजह से एक मैं कहूंगा एक गोल्डीलॉक्स सिचुएशन बन रहा है, जहां पे ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है लेकिन इतनी भी नहीं हो रही है कि पैनिक होए। और क्योंकि स्लो डाउन चालू है और यूएस में भी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है, तो एक इंटरेस्ट रेट्स का जो दर था वो धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। तो लोअर ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स और डोमेस्टिक ग्रोथ अभी भी ठीक चल रहा है, और डोमेस्टिक में भी इंटरेस्ट रेट्स मेरे ख्याल से अब नीचे आएंगे धीरे धीरे करके। तो ये सिचुएशन बॉन्ड्स और स्टॉक्स दोनों के लिए अच्छे होते हैं, और उसकी वजह से मुझे लग रहा है जो अभी सेंटीमेंट पॉजिटिव है और जो मोमेंटम चल रही है खास करके इंडिया की तरफ, वो मेरे ख्याल से बरकरार रह सकती है। अपसाइड अभी भी है, लेकिन स्पीड थोड़ी अनकंफर्टेबल है। थोड़ा सिलेक्टिव होने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, इसी सिलेक्शन के लिए मिहिर जी, मतलब जिस तरीके से आई थिंक अगर आप रुपी को देखें, जिस तरीके से आप डॉलर इंडेक्स को देखें और जिस तरीके से कैश का प्रभाव इंडियन मार्केट्स में हुआ है, मेरा प्रश्न यही है कि एफआईज अगर इस मार्केट को चेस करने के मूड में है तो वो कब तक कर सकते हैं, और दूसरी बात वो पैसा किन स्टॉक्स को या फिर किस सेक्टर्स को चेस करेगा आपके मुताबिक? तो मेरे ख्याल से फॉरेनर्स का जो बेंचमार्क होता है वो टिपिकली लार्ज कैप बेंचमार्क ही रहता है, एक्सक्यूज मी। और खास करके हमने देखा है कि जो अभी भी 60-70% पैसा आ रहा है और मे बी इवन मोर, वो ईटीएफ्स के थ्रू आ रहा है। वो टिपिकली पैसिव स्ट्रेटजीज होती हैं। तो मेरे ख्याल से एफआईएस का पैसा जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा लार्ज कैप्स में। डीआईआई का जो पैसा है वो मिड और स्मॉल कैप्स में काफी जा रहा है, और एआईएफ का भी पैसा जा रहा है। क्योंकि हम मंथ ऑन मंथ फ्लोज देखें तो भी अभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में काफी पैसा आ रहा है। तो फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में डोमेस्टिक का फोकस है, और एफआईएस का फोकस मेरे ख्याल से लार्ज कैप में ज्यादा रहेगा। दूसरी एक बात यह है कि एफआईएस का भी जो हम फ्लो देख रहे हैं वो न सिर्फ कैश मार्केट में देखना चाहिए, लेकिन एफ&ओ में भी देखें तो निफ्टी की जो आउटस्टैंडिंग पोजीशंस है वो एक महीने पहले एफआईआई नेट शॉर्ट थे, और वो काफी शार्प तरीके से अब नेट लॉन्ग हो चुके हैं। तो ये जो लॉन्ग बिल्डअप भी टिपिकली निफ्टी में जो होता है वो भी लार्ज कैप में इंपैक्ट करता है। तो एफआईएस की जो इंपैक्ट है वो मेरे ख्याल से लार्ज कैप्स में बहुत ज्यादा रही है, और डीआईएस की इंपैक्ट जो है सारे कैटेगरीज में इंक्लूडिंग मिड एंड स्मॉल कैप में रही है। मिहिर, गुड मॉर्निंग। कंस्ट्रिंग हमने एक बहुत तगड़ी रैली देखी है पिछले 2 हफ्तों में। अब यहाँ से अगर आप अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं, किस सेक्टर पर आप डबल डाउन करने की सिचुएशन में आ रहे हैं? क्या वो टेक्नोलॉजी होगा जहाँ पर आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली में शायद लोग खरीदारी के मौके ढूंढने की बात कर रहे हैं? क्या ये एक पॉकेट है? देखिए, टैक्टिकली आई एग्री, टेक्नोलॉजी भी देख सकते हैं। इवन मेटल्स हमने देखा है काफी शार्पली मूव किए हैं, और ये दो सेक्टर मेरे ख्याल से काफी शॉर्ट सेक्टर भी थे ओवरऑल। जो व्यू एक महीने पहले, 2 महीने पहले स्लो डाउन का बन रहा था, तो उसकी वजह से लोग टेक्नोलॉजी और कमोडिटीज वगैरह में काफी शॉर्ट थे मेरे ख्याल से, अंडरवेट या शॉर्ट जो भी कहो आप। तो उसकी जो कवरिंग आ रही है, उसकी जो फ्लो आ रही है, उसकी वजह से ये दोनों सेक्टर्स काफी अच्छी तरह से परफॉर्म किए हैं। लेकिन अगर मैं मीडियम टर्म व्यू देखूं, 1 से 3 साल का व्यू लूं, तो मेरे ख्याल से अभी भी डोमेस्टिक थीम्स बेटर हैं। उसमें फाइनेंशियल्स आ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है। तो डोमेस्टिक थीम्स स्ट्रक्चरली मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए आई वुड बी मोर बुलिश। ये जो मेटल्स हैं, ग्लोबल कमोडिटीज वगैरह हैं, आईटी है, वो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म टैक्टिकल प्लेस है।
यहाँ पर एक और स्पेस जहाँ पर हम इंटरेस्ट देख रहे हैं वो है टू व्हीलर कंपनी, स्पेशली आप बजाज देखिए, आयशर देखिए, इन सब में एक अच्छा खासा मोमेंटम है। क्या प्री इलेक्शन रैली में क्लियरली ये रूरल डिमांड पिकअप होने की कुछ सुगबुगाहट है मार्केट में, इसीलिए यहाँ पर प्री पोजिशनिंग हो रही है, या फिर ओवरऑल अर्बन एरिया से, सेंटर से भी जो वॉल्यूम है वो इनफैक्ट मेकअप करेंगे जो लैक ऑफ सेल्स है या फिर धीमापन है रूरल मार्केट्स में? देखिए, रूरल लिंक काफी सारे सेगमेंट्स थे, एफएमसीजी, टू व्हीलर्स और जो लो एंड कंजम्पशन के सेगमेंट्स थे, उन्होंने अंडर परफॉर्म किया था काफी टाइम के लिए, और उसके जायज रीजंस भी थे। पैंडेमिक कोविड की वजह से जो डैमेज हुई थी रूरल और लोअर इनकम स्ट्रेटा की इनकम्स को, वो थोड़ा टाइम लग गया वापस आने में। अभी भी वीकनेस है एफएमसीजी वगैरह में देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ इतना नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो रूरल वीकनेस का जो था, उसकी वजह से ये टू व्हीलर्स वगैरह जो सेगमेंट्स है एफएमसीजी, वो अंडर परफॉर्म किए थे। वीकनेस मेरे ख्याल से इनकम लेवल्स में अभी भी है, लेकिन क्योंकि रेस्ट ऑफ द मार्केट इतना चल गया था, और हमने देखा कि जो लास्ट मंथ के थोड़े नंबर्स में एक थोड़ी ऑप्टिमिज्म दिखी, तो वैल्यूएशंस तो रिलेटिवली बेटर हो गए थे क्योंकि अंडर परफॉर्म किया था सेक्टर में, और एक अच्छा डेटा पॉइंट देखा, तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से ये सेक्टर में इंटरेस्ट आ रहा है। लिटिल बिट ऑफ वैल्यू एंड लिटिल बिट ऑफ होप, आई वुड से। रही बात इलेक्शन की, मेरे ख्याल से टिपिकली हमने देखा है कि जो इलेक्शन लिंक स्पेंडिंग होती है उसमें थोड़ा बहुत फायदा तो हो सकता है रूरल इनकम का, तो उसकी वजह से भी एक थोड़ी ऑप्टिमिज्म बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस हो रही है। लेकिन स्ट्रक्चरली ये सेक्टर परफॉर्म करेगा, उसके लिए मैं 2-3 महीने का डेटा पॉइंट्स और देखना चाहूंगा, स्पेशली जो विंटर क्रॉप की डेटा पॉइंट्स आएंगे उसमें इनकम लेवल्स का क्या इम्पैक्ट है वो देखना चाहूंगा बिफोर टेकिंग अ लॉन्गर टर्म कॉल। अच्छा महेश जी, पीएसयूज मेरे ख्याल से हमने अपने ट्रेडिंग करियर में जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल मूव देखा है पीएसयूज में, वो शायद ही कभी इतना देखा हो। और उसमें से भी एक धड़ा डिफेंस का और साथ ही साथ रेलवेज का। और डिफेंस में तो एक दो जो स्टॉक्स हैं वो पहचान भी नहीं आते, फॉर इंस्टेंस एचएल। ये जो मैंडेट मिला राज्यों में बीजेपी को, या फिर उससे जो 2024 के लिए बाजार सेंस करने की कोशिश कर रहा है, इसके मद्देनजर स्पेशली इन दो स्पेसेस पे आपका व्यू क्या है सर? सो ये दो सेगमेंट मैं कहूंगा एक न्यू सेगमेंट्स है, क्योंकि ये सेगमेंट्स पे कभी इंडिया ने या गवर्नमेंट ने फोकस नहीं किया था। तो 10 साल 15 साल जो भी देख लो, पिछली बार भी जब तेजी हुई तो डिफेंस का ऐसा या रेलवेज का ऐसा कोई स्पेसिफिक थीम नहीं था। हाँ, रोड्स पोर्ट्स में हमने काफी एक्शन देखी थी, पोर्ट्स में काफी इन्वेस्टमेंट की है हमने, रोड नेटवर्क में काफी 15 साल से हमने काफी इन्वेस्ट किया है, लेकिन डिफेंस और ये जो रेलवे है उसमें कम फोकस था। ये फोकस पिछले 3-4 साल से आया है। रेलवे बजट में काफी खास करके कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए काफी एलोकेशन बढ़ाई है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कर दी है। जो 80,000 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ करता था रेलवेज का, वो ऑलमोस्ट पर ईयर वो ऑलमोस्ट 2,50,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट कर दिया है, और बढ़ने की बात है। सो एक गवर्नमेंट लेड पुश है रेलवेज में। डिफेंस में कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन तो बढ़ ही रहा है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि हम उसको इंडिजिनाइज करेंगे और उसको हम एक्सपोर्ट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये आई वुड से नए डेवलपमेंट्स है, और उसकी वजह से जो सेक्टर्स कंप्लीटली अंडर द रडार थे अब उभर के आ रहे हैं, और ये थीम स्ट्रक्चरल है। मेरे ख्याल से ये 1 साल की थीम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म थीम है। ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस काफी चल चुके हैं, सो डाउन द कर्व ऑफ कोर्स वी हैव टू बी मोर केयरफुल, बट अगर हम सेल्स की बात करें, टॉप लाइन की बात करें, तो ये मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म थीम है। मीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इस बीच मार्केट की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। डे लो से करीब 100 पॉइंट ऊपर अब आपको निफ्टी दिखाई देगा, 15 पॉइंट ऊपर आपको वैसे दिख रहा होगा, लेकिन 21,365 का डे लो था, और अब इस समय हम 21,470 के लेवल्स पर आ चुके हैं। तो रुझान कुछ बेहतर होता हुआ, और निफ्टी बैंक भी जो करीब 250 पॉइंट नीचे था, अब सिर्फ 90 अंकों की गिरावट पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं डे लो से एक बहुत बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है। एसबीआई की तरफ से आ रहा है कमाल, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस समय पूरे 1% ऊपर, और सुबह में मुनाफा वसूली करने के बाद लोगों ने फिर तेजी की पोजीशंस बनाई हैं टेक्नोलॉजी काउंटर्स में। तो टेक महिंद्रा, एलटीआई, एचसीएल टेक और टीसीएस इस घंटे के, पिछले आधे घंटे के दरअसल मूवर्स हैं, और रिलायंस का साथ तो है ही। ये है फिलहाल अब तक की स्थिति मार्केट में। अब 150 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स भी आ चुका है,
और इसी पॉजिटिव नोट पर अब हम पूरे शो को हैंड ओवर करते हैं नीरज जी को। नीरज जी देखिए, पॉजिटिव टेरिटरी में निफ्टी और मिड कैप्स 150 पॉइंट ऊपर। अब निफ्टी बैंक को पॉजिटिव टेरिटरी में लाने का जिम्मा आपके हाथ। चलिए कोशिश करते हैं इसकी भी आ सकता है, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन काफ़ी बेटर दिख रहा है। काफ़ी बेहतर हो गया है। चलिए इसी नोट पर फिर लेते हैं हेडलाइंस के साथ ट्रेडर्स हेडलाइन की शुरुआत करते हैं और आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।